हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में कह लो, नेट में कह लो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के सिलेबस है, DBMS का सिलेबस है, जो BCA BSc या BSc IT या MSc IT के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सिलेबस में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। और ये टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है पक्का आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि हम डाटाबेस में जो डाटा स्टोर करवाते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं, राइट। तो कई बार जब हम डाटा को स्टोर करवाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी आ जाती है, डाटा रिडंडेंसी आ जाती है। डाटा रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, राइट। तो डाटा रिडंडेंसी को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेरी एडवांटेजेस ऑफ DBMS की जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस करा था। तो डाटा रिडंडेंसी जैसा आपको पता है कि डुप्लीकेसी ऑफ डाटा हो जाता है ना। तो उस डुप्लीकेसी ऑफ डाटा को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली पर्पस क्या होता है? टू डिकम्पोज अ टेबल को क्या करते हैं हम? डिकम्पोज कर देते हैं इनटू सेवरल टेबल्स के अंदर, ताकि डाटा रिडंडेंसी जो है वो रिमूव करवाई जाए, राइट। तो अगर डाटा रिडंडेंसी को रिमूव करवाने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, तो पहले ये जान लेते हैं कि डाटा रिडंडेंसी जो है वो कितनी तरह की होती है जो इन टेबल्स के अंदर आ सकती है, जो हमारे डाटा के अंदर आ सकती है। तो दो तरह की डाटा रिडंडेंसी आती है। एक आती है रो लेवल रिडंडेंसी और दूसरी आती है कॉलम लेवल रिडंडेंसी। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होती है ये रो लेवल रिडंडेंसी और कॉलम लेवल रिडंडेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो लेवल रिडंडेंसी की। तो ये जो टेबल है, ये टेबल में मैंने जो डाटा रिडंडेंसी ले रखी है वो रो लेवल की ले रखी है। आप अब ध्यान से देखिए, मैंने इस टेबल में क्या करा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने 3 कॉलम में ले रखे हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और एड्रेस। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा है, जिसमें क्या है, स्टूडेंट की ID है, उसका नेम है और उसका एड्रेस जो है वो हमने स्टोर करवाया है। ठीक है, मेरी एग्जांपल में तो मैंने 3 ही रो ली हैं, लेकिन आप मान के चलिए बहुत सारी रोज़ होंगी। जब भी हम डाटा स्टोर करवाते हैं तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ रो जो है वो स्टोर्ड होती हैं, राइट। तो डाटा रिडंडेंसी में, रो लेवल रिडंडेंसी में आप देखिए क्या किया हुआ है। मैंने इस टेबल में ना अपनी इन 3 रोज़ में भी देख लीजिए, मैंने डाटा रिडंडेंसी आपको शो करवाई कि यहाँ पे 2 रो, ये वाली जो 2 रो हैं, ये दोनों जो है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास रो लेवल पे रिडंडेंसी आ जाती है। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रो जो है वो एग्जैक्टली जब सेम होती हैं किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे कौन सी रिडंडेंसी आ गई, रो लेवल रिडंडेंसी आ गई। तो रो लेवल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ID को क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे, राइट। तो प्राइमरी की में जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी की क्या होती है, 2 इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है। आप कह लीजिए कि प्राइमरी की में एक तो जब भी आप डाटा को स्टोर करवाते हो उस एट्रीब्यूट में, जिस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की कॉलम बना रखा है, तो उस एट्रीब्यूट में जब भी आप डाटा स्टोर करवाओगे तो वो डुप्लीकेट डाटा स्टोर नहीं होने दे सकता। क्योंकि उसकी 2 खास बातें क्या थी कि प्राइमरी की एक तो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। यानी उसमें डाटा होना भी ज़रूर चाहिए, और होगा तो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जब हमने ये रो एंटर करवा चुके होंगे, तो उसके बाद जब हम इस वाली रो पे आएंगे, इस रो को जब हम एंटर करवाने का ट्राई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, 101 इसकी ID है, इसकी ID भी क्या है, 101 है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाली रो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, ये वाली रो जो है वो एंटर नहीं हो पाएगी। तो रो लेवल रिडंडेंसी को तो हम किससे रिमूव कर सकते हैं, हमारे कीज़ के कॉन्सेप्ट से रिमूव कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कीज़ में प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो लेक्चर जो है कीज़ के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप लोग उसे जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल में कीज़ के बारे में जानने के लिए, राइट। तो देखिए, रो लेवल रिडंडेंसी तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दी। ठीक है, कीज़ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो दूसरी जो रिडंडेंसी होती है वो कौन सी होती है, वो आती है कॉलम लेवल रिडंडेंसी, जो मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती है हमारे लिए। तो पहले ठीक है समझते हैं कि कॉलम लेवल रिडंडेंसी होती क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ना एक टेबल ले रखा है, उसके अंदर मैंने क्या करा, आप समझ लीजिए किसी कॉलेज का टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा, जो कॉलेज का या जो भी उनको डिटेल्स चाहिए थी वो उन्होंने स्टोर करवा के रखी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या स्टोर करवा रहे हैं, वो स्टोर करवा रहे हैं स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, उसकी कोर्स ID, कोर्स नेम, टीचर ID और टीचर नेम यानी T नेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उनके पास क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ पे स्टोर करवा रखा है।
उनमें उन्होंने उनकी आईडी, उनका नेम, उन्होंने किस कोर्स में एडमिशन ले रखा है, उस कोर्स का नाम क्या है, उस कोर्स की आईडी क्या है, उस कोर्स का नाम क्या है, उस कोर्स को कौन से टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी आईडी क्या है और उन टीचर का नाम क्या है। इस तरह से कुछ डाटा जो है यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, राइट। तो अब देखिए इसमें रो लेवल रिडंडेंसी नहीं है। रो लेवल रिडंडेंसी नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए जो स्टूडेंट आईडी के कॉलम को देखिए, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, यूनिक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। जब ये सारी वैल्यूज़ यूनिक हैं तो यहाँ पे इन बाकी कॉलम्स में अगर कोई वैल्यू रिपीट हो जाती है तो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पे पूरी की पूरी रो एग्जैक्टली किसी भी रो के साथ मैच नहीं करती। रो लेवल रिडंडेंसी में क्या होता है कि रो का हर एक एट्रीब्यूट जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है दूसरे से, उसको रो लेवल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी रो जो है कहीं भी किसी के साथ भी सेम नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट आईडी को में जितना भी डाटा ले रखा है हम लोगों ने वो सारा का सारा डाटा क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो अगर पूरी रो अगर रिपीट नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, उस रोज़ में जितनी भी रोज़ हम लोगों ने यहाँ एंटर करवा रखी है उसमें कुछ कॉलम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कौन से कॉलम रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल में तो 4 रोज़ ली हैं, आप मान के चलिए बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ रोज़ होंगी, तो उस थाउजेंड्स ऑफ रो में बहुत सारा डाटा होगा जो इस तरह से रिपीट होगा। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में एक रेपिटेशन ले रखी है। मैंने क्या कर रखा है, ये कोर्स ID यानी ये वाली रो C1 वाली, और यहाँ पे थर्ड रो जो है C1 से कंप्लीट। ये देखिए ये कॉलम जो है इन दो रो में 101 रो में और स्टूडेंट ID 101 और स्टूडेंट ID 103, इन दोनों रो में ये जो 4 कॉलम है CID, सी नेम, टीचर ID और टीचर नेम, ये वाले जो कॉलम्स है इनकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो इस तरह की रिडंडेंसी को हम बोलते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन की वेरियस फॉर्म्स जो है यूज़ करते हैं। हम लोग टेबल को डिकम्पोज करते हैं इनटू वेरियस फॉर्म्स के अंदर डिकम्पोज करते हैं, ताकि ये जो रिडंडेंसी जो है इसको एलिमिनेट करवाया जा सके या इसको कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो अब बात ये आती है कि क्यों करना है ऐसा। अगर ये रिपीट हो रही हैं, कॉलम लेवल में आ रही हैं तो ठीक है, आ रही है तो आ रही हैं, तो प्रॉब्लम ही क्या है, क्यों हमें इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत तरह की हमारे पास जो है अनोमलीज आती है। अगर इस टेबल में, किसी भी टेबल में इस तरह से अगर डाटा जो है वो रिपीट हो रहा है तो हमारे पास जो अनोमलीज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अनोमलीज क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे अक्कर होती है, राइट। तो हमारे पास 3 तरह की अनोमलीज आती हैं, वो कौन कौन सी है, इंसर्शन अनोमलीज, डिलीशन और अपडेशन। यानी कि डाटा को इंसर्ट करने में भी कुछ अनोमलीज आ सकती हैं, डाटा को डिलीट करने पर भी आ सकती हैं और अपडेट करने पर भी आ सकती हैं, राइट। कैसे, चलिए आपको इसी टेबल की हेल्प से समझाते हैं। तो हमारे पास ये वही टेबल है, स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स ID, कोर्स नेम, टीचर ID और टीचर नेम है, राइट। तो अब अनोमलीज में क्या होगा, देखिए अगर सपोज करो इंसर्शन की बात करते हैं, सपोज करो अगर आपको यहाँ कोई स्टूडेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, स्टूडेंट ID पे वही प्राइमरी की लगी हुई है आप मान लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पे कोई स्टूडेंट को इंसर्ट करना है, यानी कि आप मान लीजिए स्टूडेंट 105, जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, हम ABC नाम ले लेते हैं। आपको अगर स्टूडेंट को इंसर्ट करना है तो ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि ठीक है प्राइमरी की कॉलम को नॉट नल रहना चाहिए था, वो हमने वैल्यू डाल दी है, यूनिक भी है और नेम भी हमने डाल दिया। लेकिन कोर्स में अभी उस स्टूडेंट ने मान लीजिए अभी स्टूडेंट ने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया तो हम उसकी कोर्स डिटेल को भी क्या रखेंगे, नल रखेंगे। और अगर कोर्स डिटेल नल है तो उसको पढ़ाने वाले टीचर की जो डिटेल होगी वो भी क्या रखेंगे, हम भी नल रखते हैं फ़िलहाल के लिए, राइट। तो ठीक है, यहाँ इंसर्शन में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगी ही नहीं। सपोज़ करिए अगर हमें कोई कोर्स, नया कोर्स जो है कॉलेज में या ऑर्गेनाइजेशन में नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी ID है C4, राइट। तो कोई भी कोर्स ले लीजिए आप, ऑरेकल, SQL, कुछ भी सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। तो देखिए अगर आपने कोई कोर्स डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पे कोर्स डिटेल ऐड करने में, कोर्स डिटेल को इंसर्ट करने में जो है ना वो
प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि देखिए कोर्स डिटेल तो चलो आप यहाँ ऐड करेंगे, अब उस कोर्स में अभी तो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है ना, किसी स्टूडेंट ने रजिस्टर तो करवाया नहीं, किसी स्टूडेंट ने अभी उस कोर्स के अंदर एनरोल तो हुए नहीं है स्टूडेंट्स, तो उस वक्त क्या करना होगा, हमें इस स्टूडेंट के कॉलम्स को जो है वो नल रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट के कॉलम नल रखे जाएंगे अगर, तो अनोमली आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो क्या है हमारे पास प्राइमरी की है, उस जिसको हम लोग नल रख नहीं सकते। अगर आप इसे नल नहीं रख सकते तो अगर आप यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू डाल देंगे, अगर यहाँ पे आप कोई भी गार्बेज वैल्यू डाल दें तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बाद में लेटर ऑन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। सो इसीलिए यहाँ पे जो है इंसर्शन अनोमलीज आती है कि इस तरह से हम कोर्स की डिटेल अगर ऐड करना चाहेंगे इस टेबल में तो हम नहीं ऐड कर पाएंगे। या आप मान लीजिए कोर्स डिटेल नहीं तो आप मान लीजिए आपको टीचर डिटेल ऐड करनी है, कोई नया टीचर अपॉइंट करा है, ठीक है, जिसका नाम XYZ रख लेते हैं, तो ये नया टीचर आपने अपॉइंट करा है अगर, तो अब अभी तो इसको कोर्स तो दिया नहीं गया, ना ही कोई स्टूडेंट है, तो ये वाले सारे कॉलम जो है हम लोग को क्या रखने पड़ेंगे, ब्लैंक रखने पड़ेंगे। अगेन प्रॉब्लम आएगी। तो इंसर्शन में इस तरह की अगर आपके पास डाटा रिडंडेंसी कॉलम लेवल पे हो जाती है तो इस तरह से हमारे पास वेरियस जो है इंसर्शन अनोमलीज आती हैं, ठीक है। अब ये तो चलो बात हो गई इंसर्शन अनोमलीज की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, आई होप आप लोग को ईजिली समझ आ गया होगा इंसर्शन अनोमलीज, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डिलीशन अनोमलीज की। चलो डिलीट करने में क्या प्रॉब्लम आती है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपको ये स्टूडेंट 101 जो है इसको डिलीट करना है, तो एसक्यूएल में आप इसके लिए क्वेरी लगाओगे। क्या क्वेरी लगाते हैं हम एसक्यूएल में? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम देते हैं, वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 101। इस तरह से आप कुछ एसक्यूएल की क्वेरी लगाएंगे, राइट। अब देखिए इससे क्या होगा, आप बोल रहे हो कि आपको वो स्टूडेंट को डिलीट करना है जिसकी ID क्या है 101 है, तो जब आप ये क्वेरी लगाओगे तो ये पूरी की पूरी रो जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चलो हो गई डिलीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर आप बोलते हो कि मुझे वो स्टूडेंट डिलीट करना है जिसकी ID क्या है 102 है, ठीक है, जिसकी ID 102 है, तो 102 को जब आप डिलीट करोगे तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, 102 को जब आप डिलीट कर रहे थे तो 102 स्टूडेंट ही ऐसा स्टूडेंट था जिसने मान लीजिए C2 में एडमिशन लिया है, सिर्फ C2 में एडमिशन लिया, और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिन्होंने C2 कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो जब आपने 102 रो को डिलीट किया तो उसके साथ साथ हमारी क्या हो गई, ये कोर्स की डिटेल भी जो है वो डिलीट हो गई, उसके साथ साथ उसको पढ़ाने वाले टीचर की डिटेल भी जो है हमसे क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो इस तरह की अनोमलीज जो है वो किस में डिलीशन अनोमलीज आती हैं जब डाटा आपका जो है कॉलम लेवल पे रिपीट हो रहा होता है या कॉलम लेवल रिडंडेंसी होती है जब आपके डाटा में, राइट। समझ रहे हैं ना आप लोग। अभी तीसरी अनोमली की बात करते हैं। तीसरी अनोमली कौन सी थी? अपडेशन अनोमली। अपडेशन अनोमलीज क्या होती है, किसी रिकॉर्ड को हमें, किसी रिकॉर्ड की कोई वैल्यू जो है वो हमें अपडेट करनी होती है। मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे ना एक और कॉलम ले लेते हैं हम लोग, या फिर हम ऐसा करते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, ये जो C1 टीचर है, C1 कोर्स है, C1 कोर्स को पढ़ाने वाला टीचर जो है उसकी ID क्या है, T1 है और अमायरा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं या ये अमायरा टीचर जो है ये छोड़ के चले गए हैं कॉलेज को, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। मान लीजिए हम ऐसे करते हैं कि ये जो टीचर थे अमायरा जो C1 कोर्स को पढ़ा रहे थे, ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। इनका नाम जो है वो भी, इनकी जगह पे नई टीचर आ गए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इनके नेम की जगह नई टीचर की डिटेल जो है, नई टीचर का नेम जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, ये C1 कोर्स को पढ़ाते थे, राइट, तो हम अपडेट की क्वेरी कुछ इस तरह से लगाएंगे। अपडेट, हमें क्या अपडेट करना है, टेबल का नेम जो भी होगा वो टेबल का नेम लिख देंगे, लाइक अपडेट स्टूडेंट होगा, टेबल का नेम जो भी होगा। तो फिर हम बोलेंगे कि सेट, हमें क्या सेट करना है, हमें टी नेम को सेट करना है, हमें टी नेम को क्या सेट करना है, इक्वल टू XYZ लिख लेते हैं, XYZ सेट करना है। किसके लिए सेट करना है, वेयर कोर्स ID इज इक्वल टू C1, तो जिसकी ID कोर्स ID C1 है उसका टीचर नेम जो है हम लोग को सेट करना है। अमायरा की जगह हमें कौन सा टीचर नेम चाहिए, XYZ चाहिए।
ठीक है, क्वेरी चल जाएगी, क्वेरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एसक्यूएल में इसको चलाकर देखोगे, इसकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लगेगा हाँ अच्छे से चल तो गई। जहाँ जहाँ C1 होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने C1 में एडमिशन लिया होगा। तो वो जितने भी रिकॉर्ड होंगे जिन्होंने C1 में एडमिशन लिया होगा, सबके रिकॉर्ड में अमायरा की जगह जो है वो XYZ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आप सोचिए उसको हर एक रो के लिए जा जाकर अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ ढूंढेगा C1 है, अमायरा है, इसकी जगह XYZ करा। फिर ढूंढा C1 है, अमायरा है, इसकी जगह XYZ करा। फिर ढूंढा C1 है, अमायरा है, उसकी जगह XYZ करा। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे होंगे जिनका टीचर नेम जो है अमायरा था, उसको XYZ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इससे प्रॉब्लम पता है, इससे ना एग्जीक्यूशन स्पीड में प्रॉब्लम आएगी। अब हर एक जगह हर एक क्वेरी में जा जाकर उसको सेट करना, उसको चलाना पड़ेगा। क्योंकि देखो कोर्स तो एक ही था आपके पास C1 है ना, उसके लिए टीचर भी एक ही था, एक रिकॉर्ड को अपडेट करने की ज़रूरत थी। लेकिन इस तरह से अगर हम कॉलम लेवल डेटा रिडंडेंसी होती है, तो इस तरह से अगर आप उसको सेट करते हो तो देखिए उसको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड जा करके हो सकता है उसको अपडेट करने पड़े। तो यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड में भी प्रॉब्लम आती है, मतलब थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये अनोमलीज जो आती है जब आपका डाटा जो होता है वो किस लेवल पे होता है, जब आपका डाटा जो है वो कॉलम लेवल रिडंडेंसी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को, इसी कॉलम लेवल रिडंडेंसी में ये जो अनोमलीज आती है, इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। और उस नॉर्मलाइजेशन के लिए को रिमूव करने के लिए हम इस टेबल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, 3 टेबल का स्कीमा जो है मैंने अलग कर दिया स्कीमास को। तो ये जो स्कीमा है ये स्टूडेंट के लिए है, ये कोर्स के लिए, और ये टीचर के लिए। अब क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ होगी, जितने भी कोर्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ होगी, और जितने भी टीचर्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ होगी। इससे क्या होगा, इससे जो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो नहीं आएगी। अब देखिए आपको अगर स्टूडेंट ऐड करना है तो ठीक है, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। कोर्स इंसर्ट करना है, यहाँ कोर्स इंसर्ट हो जाएगा। टीचर इंसर्ट करना है, यहाँ टीचर इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको स्टूडेंट को अपडेट करना है तो सिंगल रिकॉर्ड्स ही होंगे सारे, अपडेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सिंगल एंट्री होगी यहाँ पे, कोर्स की भी टीचर की भी। और अगर आपको यहाँ पे जो है डिलीट की प्रॉब्लम, डिलीट की जो नॉर्मलीज आ रही थी, देखिए अभी आप कोर्स डिटेल डिलीट करोगे तो स्टूडेंट या टीचर की डिटेल नहीं जाएगी, अगर आप स्टूडेंट डिलीट करोगे तो कोर्स या टीचर की डिटेल नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सॉल्व हो जाती हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन में टेबल को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं वो हमें आपको अपने फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगी। हम इसकी सारी फॉर्म जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन की, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये सब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।